हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जो क्लासेस कर रहे हैं, वेलकम टू क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग रेगुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए रेगुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। और रेगुलेशन ख़त्म होने से पहले आपका रेगुलेशन का जितना भी पीपीटी है वो आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। अब ये फिलहाल पढ़ते रहिए, रेगुलेशन का बुक आपके पास होगा ही। 214 रेगुलेशन नंबर पे हम प्रीवियस क्लास में आपको छोड़े थे, तो चलिए 214 रेगुलेशन को हम समझा देते हैं कि क्या है। 214 रेगुलेशन नंबर, भूमिगत फेस इक्विपमेंट कंटिन्यूअस माइनर, एक सेकेंड, कोल कटिंग मशीन है। इसके बारे में कुछ नियम कानून इसमें लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है हम आपको समझा देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अंडरग्राउंड माइंस में जो भी मशीनरी यूज़ किया जाता है, चाहे शटल कार हो, सेल्फ प्रोपेल्ड यानी स्वचालित जो खुद से चलता है ऐसा मशीन हो, उसके नीचे एक कैनोपी बना रहता है। उसके ऊपर में क्या रहता है? कैनोपी, जिसके नीचे ऑपरेटर आराम से बैठ के काम कर सकता है। आगे लिखा हुआ इस पॉइंट में कि सब मशीन में जो भी कोयला काटने वाटने का काम करता है, उस मशीन में मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा। ठीक है, जो बोल्टिंग मशीन है, कटिंग मशीन है, कंटिन्यूअस माइनर है, लॉन्ग वाल मशीन है, उस सब में क्या लगाया जाएगा? मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि पर्याप्त प्रकाश का व्यवस्था किया जाएगा। मतलब उस जगह पे पर्याप्त एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए, जहाँ भी मशीन चल रहा है एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए। ठीक है, देन आगे बोला गया है कि अगर हम कुछ ऐसा मशीन चलाते हैं जो रिमोट से चलाया जा रहा हो, ठीक है, कुछ ऐसा मशीन है जैसे कुल कटिंग मशीन है, लॉन्ग वाल में हम क्या करते हैं? रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। रिमोट क्या होता है? जैसे एटीएम देखे हैं ना आप, एटीएम, एटीएम जैसा ही आपको रिमोट होता है, उसमें बैठ के ऑपरेटर उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल वाला ऑपरेटर उसको बैठ के ऑपरेट करता है। तो रिमोट कंट्रोल वाला जो ऑपरेट करता है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। बिना ट्रेनिंग का वो कैसे ऑपरेट करेगा भाई साहब? तो उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग के लिए आपको एक स्कीम बनाना पड़ेगा। माइंस का मैनेजमेंट का ये जिम्मेदारी होगा कि एक ट्रेनिंग स्कीम बनाए, जिसमें जैसे मान लीजिए ऐसा है कि माइंस में 100 आदमी है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे 100 आदमी 1 तारीख से 7 तारीख तक ट्रेनिंग में रहिए, तो फिर माइंस का प्रोडक्शन ठप है। हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग या जो भी ट्रेनिंग देंगे, ऐसा देंगे कि माइंस में जो काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें बाधा ना पड़े। ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनिंग स्किल में सब कुछ समझाया जाएगा। सेफ लोकेशन क्या होता है, क्रशिंग दुर्घटना वगैरह क्या होता है ना, सब कुछ बताया जाएगा। तो 214 में यार रेगुलेशन नंबर में एक भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेगा जो हम आपको समझा दिए। आते हैं 215 रेगुलेशन नंबर पे, 215 पे आते हैं। क्रेन्स एंड लिफ्टिंग गियर्स। क्रेन्स एंड लिफ्टिंग गियर्स का मतलब है कुछ ऐसे मशीनरी होते हैं माइंस में जो किसी मशीन को उठाने के काम में आते हैं। जैसे एक मशीन है क्रेन, क्रेन का क्या काम होता है? कुछ दूसरा मशीन है या कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह है तो उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। ओपन कास्ट माइंस में जो ब्लास्टिंग शेल्टर होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। तो क्रेन का वो काम है। उसमें बहुत सारे गियर लगे होते हैं, लिफ्टिंग गियर होते हैं, पूरा अरेंजमेंट होता है उसमें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, लिफ्टिंग का कुछ अरेंजमेंट होता है, क्रेन, होस्ट, ग्रेप, विंच, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये सब अगर कुछ है ऐसा मशीनरी, तो उस मशीनरी का कैपेसिटी भी बता दिया जाएगा कि जो मशीनरी है, इस मशीन का कैपेसिटी इतना है, ताकि उससे ज़्यादा कैपेसिटी का मशीन उससे नहीं उठाया जाए। फॉर एग्जांपल, एक मशीन है, एक क्रेन है, उस क्रेन का कैपेसिटी है कि वो 18 टन तक उठा सकता है, तो 18 टन उसका कैपेसिटी हो जाएगा। कोई क्रेन है जिसमें बोल दिया है 20 टन तक उठा सकता है, तो 20 टन से ज़्यादा उसमें नहीं उठाया जाएगा। जो पर्टिकुलर एक बोला गया है उससे कम ही उसमें रखा जाएगा, नहीं तो क्रेन भी पलट सकता है। ऐसा बहुत बार ओपन कास्ट माइंस में हुआ है दुर्घटना। क्रेन टूट गया, गिर गया, डैमेज हो गया, उसका हॉइस्टल वाला जो रस्सा होता है, जो रस्सा लटका रहता है, वो रस्सा टूट गया। तो वही चीज़ बोला गया है कि इसमें अंकित कर दिया जाएगा, जो भी मशीन है उसमें लिख दिया जाएगा कि इसमें क्या कैपेसिटी है। ठीक है, और इसके अंदर भी वही सब है कि एक सेफ वर्किंग लोड से अधिक लोड नहीं दिया जाएगा, है ना। और इसका लगातार लोड जो है वो प्राधिकृत व्यक्ति लगातार टेस्टिंग करेगा। जैसे जैसे मशीन पुराना होता है वैसे वैसे लोड का कैपेसिटी घटने लगता है। जैसे मान लीजिए 18 टन कैपेसिटी है, आज से 5 साल के बाद हो सकता है इसका कैपेसिटी 15 टन ही रह जाए। ठीक है, क्योंकि रस्सा उस समय थोड़ा पुराना हो जाता है, जंग लग जाता है, उसके अंदर में उतना काबिलियत नहीं रहता। तो इसीलिए हर पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल पे उसका जांच किया जाएगा, टेस्टिंग का, लोड टेस्टिंग का, और उसके हिसाब से उसको एक लिख दिया जाएगा कि इसका जो टेस्टिंग है, लोड का टेस्टिंग है, वो इतना पर्टिकुलर ये कर सकता है। ठीक है,
इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि नियमित रूप से इसका जांच हो, पार्ट पुर्जा का मेंटेनेंस हो, है ना। उसके बाद रिकॉर्ड भी इसका लिखेगा, कंडीशन क्या है, अच्छा कंडीशन है, खराब कंडीशन है, वो भी लिखेगा। इसमें जितना भी लोड बियरिंग इक्विपमेंट होता है उसका जांच किया जाएगा सक्षम व्यक्ति या प्राधिकृत संस्थान के द्वारा, ठीक है। तो इसमें भी आप अगर देखेंगे अभी तक तो कुछ ऐसा खास नहीं मिलेगा। एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, बूम एंगल। बूम एंगल लिख दिया जाता है। बूम एंगल क्या होता है, जैसे शॉवेल है, ठीक है। शॉवेल में हम लोग जानते हैं कि जो शॉवेल होता है उसका एक बूम होता है, ठीक है। अगर ये शॉवेल है तो ये पर्टिकुलर ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बूम। तो उसका एक बूम होता है, मतलब जितना जगह तक दूर तक वो जा सकता है। तो इसका बूम का एक एंगल होगा, इससे ज़्यादा एंगल पे ये सीधा नहीं हो सकता है। तो ये एंगल इस पे लिख दिया जाएगा ताकि जो ऑपरेटर हो उसको सही से पढ़ सके। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा अगर खींचेगा इसको तो सिलेंडर जो इसके अंदर में उस पर प्रेशर पड़ेगा, है ना। अगर तार वाला है तो आपका हॉइस्ट ड्रॉप टूट सकता है ना। बहुत सारा ड्रॉप होता है ना, तो वो टूट सकता है। तो इसीलिए इसमें बूम में एंगल भी लिख दिया जाता है, ठीक है। अब एक टर्म आता है, समझिएगा, ओ ई एम। ओ ई एम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। समझते हैं इसको, जैसे लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, चलिए क्या बोल रहे हैं अभी तक, ओ ई एम। ओ ई एम क्या होता है, ओ ई एम का फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जो मेरा GL7 लैंप है ये आपका JK दे एंड सन्स बनाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर इसमें हमको मॉडिफिकेशन करना होगा, कोई मशीनरी है ना, क्रेन है या हॉइस्ट है, उसमें अगर हमको मॉडिफिकेशन करना है तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है, जो उस इक्विपमेंट को बनाया है, जो कंपनी बनाया है, उसी कंपनी के द्वारा ये किया जाएगा, इसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि JK दे एंड सन्स कंपनी बनाया है तो हम किसी और कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करा लेंगे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा लेंगे। अगर मॉडिफिकेशन कराएंगे दूसरा कंपनी से, दिक्कत क्या है, देखो JK दे एंड सन्स का गारंटी वारंटी पीरियड में है। आप दूसरा कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करा लेंगे, उसमें कुछ नया लगा लेंगे, मॉडिफिकेशन लगा लेंगे, तो फिर JK दे एंड सन्स वाला बोलेगा कि भैया मेरा तो मशीन जो था उसको तो आप मॉडिफाई करा लिए, मेरा गारंटी वारंटी पीरियड में टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, आप अगर बाइक एक लिए हैं, ठीक है, बाइक का आप इंश्योरेंस लिए, है ना। आप इंश्योरेंस लेने के बाद आप क्या किए, बाइक को मॉडिफाई करवा लिए। बजाज सिटी 100 का बाइक था, है ना। यूट्यूब वीडियो आप देखें, यूट्यूब वीडियो में देखिएगा, बजाज सिटी 100 को बुलेट जैसा बना देता है, ठीक है। आप ऐसा ही मॉडिफाई करवा लिए। अब आपका बाइक को कुछ दुर्घटना हो गया जिसमें क्षतिग्रस्त हो गया बाइक आपका। अब आप चाहते हैं इंश्योरेंस क्लेम करें, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला कभी भी वो क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी पैसा क्यों ना दे दिए हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन आप नहीं करवा सकते हैं बाइक में अगर इंश्योरेंस लेना। तो इसी तरह से JK एंड दे एंड सन्स या जितने भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वाले कंपनी होता है, उसका नियम ये होता है कि आप मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं। अगर मॉडिफिकेशन करवाना है तो वो कंपनी ही करके देगी आपको। अगर आपको चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा, इधर एंगल बढ़ा दो, बूम एंगल कम कर दो, तो वो कंपनी करके देगा। जो कंपनी बनाया है ओरिजिनल वही करके देगा, ठीक है। तो ये रेगुलेशन पे इसमें लिखा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी के समय ऑपरेटर को सुरक्षित स्थान तक निकालने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा। जहां भी कहीं ऑपरेटर काम कर रहा है उस जगह पे ऑपरेटर को इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए उस पर्टिकुलर जगह से कुछ अलग रास्ता बनाया जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट आते हैं, विजुअल अलार्म रहेगा, विजुअल एंड ऑडिबल अलार्म रहेगा, है ना। मतलब कभी भी अगर हॉइस्ट में कुछ ऐसा दिक्कत होता है तो विजुअल और ऑडियल अलार्म बजने लगेगा, ठीक है। उसमें ध्वनि संकेत का जरूरत पड़ता है वर्कर को सावधान करने के लिए। और क्रेन है, अगर क्रेन चल रहा है तो उसमें कुछ सिग्नल होते हैं, सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बात करेंगे आवाज़ से सुनाई तो देगा नहीं। तो हाथ पैर इधर, एक वो सामने आदमी खड़ा है वो बता रहा है ऐसे करो वैसे करो, तो इशारा से काम होता है पूरी में। जैसे SDL LHD देखे होंगे, ऐसा इशारे से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है जो अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन,
अर्गोनॉमिक, ठीक, इर्गोनॉमिक, इर्गोनॉमिक भी बोलते हैं, अर्गोनॉमिक बोलते हैं, अर्गोनॉमिक। ये क्या है, बोला जाता है कि जो ऑपरेटर का सीट होगा, जो भी ऑपरेटर का सीट होगा वो अर्गोनॉमिकली होगा या अर्गोनॉमिक होगा। अर्गोनॉमिक का मतलब क्या होता है? अर्गोनॉमिक का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए ऐसा है, कोई गाड़ी है, समझ लीजिए बड़ा वाला डंपर, तो डंपर का सीट में जो ड्राइवर बैठेगा ना, तो जो ड्राइवर का सीट होगा, जिसको हम लोग ऑपरेटर बोलेंगे यहाँ पे, ड्राइवर नहीं, तो जो ऑपरेटर का सीट होगा, ऑपरेटर जहाँ पे बैठेगा, ऑपरेटर चारों डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे से देख सकता है, गाड़ी के चारों डायरेक्शन में। ऐसा अंदर में उस जगह पे बैठेगा, बैठने का जहाँ पे बैठेगा सीट में, उसके सामने मिरर लगा रहेगा, साइड में मिरर लगा रहेगा, तो मिरर के थ्रू या कैमरा के थ्रू या कोई भी के थ्रू ऑपरेटर जो है वो गाड़ी के आगे पीछे दाएं बाएं बाजू ताजू सब देख सकता हो। इसीलिए बोलते हैं अर्गोनॉमिक कली डिज़ाइन किया जाएगा ऑपरेटर का सीट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, है ना। अर्गोनॉमिकली याद रखिएगा, अर्गोनॉमिकली का मतलब होता है जहाँ से सब जगह से देखा जाए, सबसे सुविधाजनक जगह जो होता है ऑपरेटर का सीट, है ना, सुरक्षा से चलाने लायक सहायता मिलता है यहाँ से, ठीक है। तो ये है, बाकी ऑपरेटर को ट्रेनिंग दिया जाएगा, मेंटेन रखने का ट्रेनिंग दिया जाएगा कि क्रेन को कैसे मेंटेन रखते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन है, मतलब यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है, पॉइंट है। तो यही सब पॉइंट है रेगुलेशन नंबर 215 में। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 216 में, ठीक है। चैप्टर तो ख़त्म हो ही जाएगा आपका, देखते हैं नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। 216 में क्या बोला गया है? बोला गया है जितना भी इसका बोला गया डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी इंक्लूडिंग ट्रक, टिपर एंड डंपर, जितना भी सॉवेल है, ड्रैगलाइन है, डोजर है, सरफेस माइनर है, उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि ऑपरेटर चारों तरफ बिना बाधा के देख सके, और उसका जो सीट होगा वो क्या होगा, अर्गोनॉमिकली होगा, अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया जाएगा। नॉमिकली ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगर अर्गोनॉमिकली ऑपरेटर का जो सीट होगा वो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया जाएगा, जिस जगह से बैठ के वो चारों तरफ बड़ा ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। देखिए पहला पॉइंट भी बोला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया है कि उसमें जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी किया जाएगा वो सीआई साहब के अंदर में किया जाएगा। ट्रक है, टिपर है, डंपर है, एचईएमएम है ना, इसका जो भी सेफ्टी फीचर है ये सीआई साहब के द्वारा जब आदेश दिया जाता है स्पेशल और साधारण, उसके हिसाब से बनाया जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि पानी वाला जो सोर्स होता है उसके लिए जो हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, है ना, तो जो ड्रिल डिज़ाइन की है आपका ट्रक माउंटेड ड्रिल मशीन माइंस में उपयोग नहीं होगा। आप समझाते हैं आपको क्या पॉइंट बोला है, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं। बोला गया है अंडरग्राउंड माइन से, चलो इतना समझ गए, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि पानी वाला, छोड़ यहाँ पे हम अंडरग्राउंड नहीं कह सकते हैं, पानी वाला जो सोर्स है, वाटर सोर्स, वाटर सोर्स में हम क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक। पानी का सोर्स है, कहीं पे आसपास में पानी है, वहाँ पे हम ड्रिल कर रहे हैं, पूरा पानी निकल रहा है, पूरा पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर ऐसा है तो ट्रक माउंटेड, ठीक है, ट्रक माउंटेड ड्रिल मशीन, ट्रैक नहीं है ट्रक है, ट्रक माउंटेड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वाटर सोर्स के नियर में आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ट्रक माउंटेड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। मतलब चक्का वाला जो होता है ना, चक्का वाला जो ड्रिल मशीन होता है, जो चक्का वाला होता है, जो चक्का पे चलता है, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि चक्का वाला है ना सर, अगर पानी होगा नीचे तो सीपेज होगा, पानी का सीपेज से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो वहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण कोयला जो है, कोयला में भी आपका कोल डस्ट वगैरह सब रहता है, तो वहाँ पे जो चक्का वाला गाड़ी है वो स्कीड करेगा, फिसलेगा। इसीलिए कभी भी पानी के सोर्स के आसपास में ट्रक माउंटेड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक हेवी, मतलब जितना भी एचईएमएम है, मैनेजर जब तक ऑथराइज नहीं करता है, एक सक्षम व्यक्ति को ऑथराइज करेगा, और उस आदमी को क्या कहा जाएगा, ऑपरेटर कहा जाएगा। मैनेजर साहब है, मान लीजिए कोई ड्रिल मशीन या कुछ मशीनरी है, ठीक है, उस मशीन को चलाना है। फॉर एग्जांपल कोई एचईएमएम है,
HMM को चलाने के लिए मैनेजर किसी को लिखित परमिशन दिया, तो उसको ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑपरेटर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है ऑपरेटर या ड्राइवर कहा जाएगा। ओके, आगे बोला गया है कि जो ऑपरेटर होगा, ड्राइवर होगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको टाइम टू टाइम, नियोजित करने से पहले भी और टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब जब ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ट्रेनिंग देने के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, एक कमिटी बनाया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग कमिटी होगा, जिसको हम लोग VTO भी बोलते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होता है जो। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर VTC। तो इसमें जनरली ट्रेनिंग दिया जाता है ऑपरेटर लोग को, और ट्रेनिंग देने के लिए एक कमिटी बनाया जाता है, वो डिसाइड करता है कितना कितना दिन पे बनाना, कितना कितना दिन पे ट्रेनिंग देना है ना। ट्रेनिंग को लेके मापदंड तय करता है। एक टर्म है यहाँ पे रन टेस्ट। रन टेस्ट क्या होता है? रन टेस्ट का मतलब है कि मान लीजिए ऐसा है कि आप गाड़ी बना दी, अब गाड़ी गया था गराज में गाड़ी बन गया, तो अब उसको मैकेनिक वाला जो होगा या फिटर वाला होगा, वो उसको रन टेस्ट करके देखेगा। ठीक है, जैसे आप बाइक जाते हैं शोरूम में देने के लिए, तो शोरूम में गाड़ी बन जाता है, उसके बाद उसको एक बार जाके ट्राई करता है, देख के चला के देखता है कि ब्रेक ठीक है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, तो उसको हम लोग टेस्ट रन बोलते हैं। तो टेस्ट रन केवल ऑपरेटर है जो लाइसेंस जिसको प्राप्त है, फिटर या मैकेनिक, उसी को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो लाइसेंस वाला नहीं है उसको दिया जाएगा। HMM वाला जो लाइसेंस रखता है उसको जनरली दिया जाएगा, मैकेनिकल फिटर वाला को ही दिया जाएगा। ठीक है, ऑपरेटर मैनेजर जो आदमी को ऑथराइज किया है, उस आदमी को छोड़ के कोई भी आदमी मूविंग मशीन के आसपास में नहीं टहलेगा, नहीं घूमेगा और ना उस पर चढ़ेगा। तो ये सब कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है यार, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट मिला नहीं। एक पॉइंट मिला कि पानी वाला सोर्स के पास ट्रक माउंटेड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा पॉइंट मिल नहीं रहा है, तो ज़बरदस्ती का पॉइंट निकालने का कोई बात नहीं बनता है। अब लास्ट रेगुलेशन है इस चैप्टर का, जनरल प्रिकॉशन। जनरल प्रिकॉशन में बोला गया है कि जो पेटेंट होता है, जैसे कोई मशीन है जो भी कंपनी बनाया, उसका डिज़ाइन है, बनावट है, वो सब चीज़ का एक पेटेंट होता है। ठीक है, तो पेटेंट जिसका होगा, है ना, वही उसका देख रेख वाला कुछ ऐसा सिम्टम्स, मतलब कुछ ऐसा बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल खरीदते हैं। ठीक है, मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में डब्बा खोलते हैं, डब्बा में एक मैनुअल निकलता है। मैनुअल उसमें लिखा रहता है कि ऐसे करे वैसे करे, हालांकि कोई पढ़ता नहीं है लेकिन उसमें लिखा रहता है। तो वो मैनुअल इसी तरह से जो भी मशीन बनाया जाएगा, उसका मैनुअल कौन बनाएगा? जो मशीन वाला कंपनी बना रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए कि टाटा का ट्रक चल रहा है, डंपर चल रहा है, तो टाटा का डंपर से रिलेटेड जो भी मैनुअल निकाला जाएगा वो टाटा के द्वारा ही निकाला जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि तो कोई थर्ड पार्टी निकालेगा मैनुअल या थर्ड पार्टी बताएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, इसके बाद वही बोला है कि भैया मैनेजर, एजेंट, ओनर ये सुनिश्चित करेगा कि सब जितना भी नियोजित व्यक्ति है उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलते रहे। जो भी मशीनरी में काम करता है या मशीनरी से संबंधित है उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलते रहे। और ट्रेनिंग आपका एक कमिटी निर्धारित करेगा कि ट्रेनिंग का मापदंड क्या होगा, कैसे कैसे ट्रेनिंग देना है। लास्ट में बोला गया इंजीनियर सुपरविजन, वो या फिर जो सुपरविजन में सक्षम व्यक्ति है उसको छोड़कर कोई भी आदमी मशीन में काम नहीं करेगा, या जिसको तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो मशीन में काम धाम नहीं करेगा। तो 217 रेगुलेशन में भी कोई पॉइंट नहीं निकलता है। ठीक है, एक बार अब हम क्या करते हैं, सारांश करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर का। ठीक, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक रेगुलेशन को अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। तो रेगुलेशन नंबर 208 जो था, इसमें एक पॉइंट सबसे पहले ये था कि अगर सेकेंड डिग्री का माइंस है और थर्ड डिग्री का माइंस है तो वहाँ पे हम फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर का उपयोग करेंगे। किसका? फ्लेम प्रूफ का। 1 डिग्री में फ्लेम प्रूफ का छूट मिल सकता है, लेकिन सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में फ्लेम प्रूफ का ही उपयोग करेंगे। तो एक तो यहाँ पे पॉइंट हो गया था। दूसरा हो गया था, जो भी SOP या COP बनाया जाता है, यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस या सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बनाया जाता है, अगर वो फॉलो नहीं होता है किसी मशीनरी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, कोई मशीन से रिलेटेड है, और वो अगर फॉलो नहीं होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? इसके लिए जिम्मेदार है इंजीनियर साहब। कौन जिम्मेदार है? इंजीनियर साहब जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये पॉइंट है पहला वाला रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन नंबर 208 में। तो 208 में मात्र ये 3 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री में फ्लेम प्रूफ होगा, 1 डिग्री में मैंडेटरी नहीं है कि सारा का सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्लेम प्रूफ हो। SOP और कोड ऑफ प्रैक्टिस अगर फॉलो नहीं हो पाता है तो इंजीनियर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, 208 खत्म, है ही नहीं है कुछ, कॉन्सेप्चुअल है, बाकी पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट ही तो आपको पढ़ना है ना। चलिए अब आते हैं 209 पे।
209 पे क्या पॉइंट है? 209 पे एक भी पॉइंट नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं है, बस बेकार का चीज़ लिखा हुआ है कि एंकरिंग है, फिक्सिंग है, फाउंडेशन जब बनाया जाएगा ऐसा तो ऐसा डिज़ाइन का होगा कि मजबूत हो, है ना, बस बेकार का चीज़ लिखा हुआ है। तो इसको भी आपको ध्यान नहीं देना है, 209 को पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। 210 पे आते हैं, एपरेटस अंडर प्रेशर। तो एपरेटस अंडर प्रेशर में हम आपको बताए थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। प्रेशर वाला 2-3 चीज़ है, जैसे हम लोग बोले थे कि कोई भी अगर चीज़ को चलाना हो, कोई भी मशीन है, मशीन को चलाना हो तो उसका 3 तरीका है, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं, ठीक है, या तो आप स्टीम से चला सकते हैं जो कि अल्टीमेटली प्रेशर पे डिपेंड करेगा, और लास्ट में एयर कंप्रेसर से चला सकते हैं जो अल्टीमेटली प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो जब भी प्रेशर का हम उपयोग करते हैं उसमें बहुत सारा वाल्व का उपयोग करते हैं। जैसे आप घर में पानी लाते हैं, पाइपलाइन जो बैठता है उसमें बहुत सारा वाल्व लगा होता है अलग अलग जगह पे, उसको घुमा देते हैं तो पानी आता है बाथरूम में, थोड़ा घुमा देते हैं तो नहीं आता है बाथरूम में पानी। तो उसी तरह से वाल्व का उपयोग किया जाता है बहुत सारा, ठीक है। और इसमें अगर एयर कंप्रेसर वाला है तो उसमें एक एयर रिसीवर होता है, ठीक है। एयर रिसीवर क्या है? जो हवा को रिसीव करता है, ठीक। इस एयर रिसीवर का हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो जो भी एयर रिसीवर होता है उसका हमको हाइड्रोलिक टेस्ट करना पड़ता है। एयर रिसीवर का हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे, और हाइड्रोलिक टेस्ट किसके द्वारा किया जाएगा? तो एक सक्षम आदमी के द्वारा किया जाएगा, सक्षम व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। कितने समय अंतराल पे किया जाएगा? तो 3 साल के अंतराल पे किया जाएगा, ठीक। बस इतना ही लिखा हुआ, बाकी लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिक या इमल्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ऐसा करना है कि खतरा ना हो। तो यही एक पॉइंट बनता है आपका रेगुलेशन नंबर 210 में, ठीक। चलिए, अब आते हैं 211 में क्या पॉइंट था। 211 पे आते हैं। 211 में पॉइंट है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी। तो 211 में एक भी पॉइंट नहीं है, काम का पॉइंट एक भी नहीं है जो याद करें। यही सब लिखा है, ढीला कपड़ा पहन के आप मशीन के आगे नहीं जाएंगे, जब गाड़ी चलाएंगे तो ड्राइविंग बेल्ट जो होगा, जैसे डंपर चलाते तो सीट बेल्ट होता है, उसी तरह से जो मशीन होता है उसमें हम लोग ड्राइविंग बेल्ट कहते हैं। तो उस बेल्ट को आप लगा के रखेंगे, है ना, देख लेंगे मशीन को स्टार्ट करने से पहले चालू उलू करके सब सही है कि नहीं, मतलब बिना मतलब का पॉइंट लिखा है। 211 में कोई पॉइंट नहीं निकलता है। चलिए 212 पे आते हैं। 212 में एक पॉइंट निकलता है कि जहां पर भी इंजन रूम है और उसका ये है मतलब उस जगह पे हाईली इन्फ्लेमेबल चीज़ नहीं रखा जाएगा। हाईली इन्फ्लेमेबल चीज़ कभी भी इंजन रूम में और उसके आसपास में, इसके बाहर निकलने के रास्ते में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस कहाँ नहीं, हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल कहाँ नहीं रखा जाता है, तो इंजन घर में नहीं रखा जाता है। 213 पे आते हैं। 213 पे, ठीक। तो 213 में बोला गया है कि सक्षम व्यक्ति लगातार निगरानी करेगा कोई भी अगर मशीन चल रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ है, यहाँ पे आता है कुछ पॉइंट। चलिए यहाँ भी आप समझते हैं, इसको पूरा ध्यान से देखना यार, ठीक है। ये मत सोचना कि पीपीटी नहीं है तो नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है, पीपीटी ही आपको मिल ही जाएगा, डोंट वरी। बोला गया है कि 2nd डिग्री 3rd डिग्री में अगर कोई आदमी काम कर रहा है जो टेलीफोन का काम कर रहा है, ठीक, या फिर जो सिग्नलिंग वाला काम कर रहा है, ठीक, या जो बिजली वाला काम कर रहा है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि इसके पास जीटी होना चाहिए, यानी कि गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो मैकेनिकल का हो, वो इलेक्ट्रिकल का हो, वो फिटर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 2nd डिग्री 3rd डिग्री में जॉब कर रहा है, टेलीफोन में काम कर रहा है, सिग्नलिंग में काम कर रहा है, बिजली वाला कौनो काम कर रहा है, उसके लिए गैस टेस्टिंग चाहिए ही चाहिए। बिना गैस टेस्टिंग का कोनो उपाय नहीं है, ठीक है। चल, बाकी इसमें और वही सब कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। काम शुरू करने से पहले जो इंजीनियर होगा एक बार सब मशीन को अच्छे से जांच कर लेगा कि सब सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या रिसीवर वगैरह सबका जांच कर लेगा। 7 दिन में इंस्पेक्शन करता है। कितना दिन में करता है? 7 दिन में सक्षम व्यक्ति डिटेल में जाँच करता है, ठीक है। बस यही पॉइंट है आपका 213 रेगुलेशन नंबर में, ठीक है ना, इससे ज़्यादा पॉइंट और नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 214 में। अभी हम रिकैप करा रहे हैं सब रेगुलेशन में क्या क्या पॉइंट है। इस सेगमेंट को तो जरूर देखना यार, इस सेगमेंट को जरूर देखना, नहीं तो फिर
पछताओगे। ये 10 मिनट जो लास्ट में रिवीजन करा इसमें सब कुछ बता दे रहा है। 214 रेगुलेशन नंबर में क्या बोला गया है, इसमें कॉमन कॉमन कुछ कुछ पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जहाँ पे मशीन रहेगा काटने छाटने वाला उसमें मीथेन मॉनिटर लगा रहेगा, ठीक है। और उसका जहाँ पे आदमी बैठा है ऑपरेटर के ऊपर में कैनोपी लगा रहेगा, लाइट लगा रहेगा, एयर स्क्रैपर वगैरह लगा रहेगा, डस्ट कलेक्टर लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आएगा जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, चलो हम बता देते हैं, आप कंफ्यूज हो से पहले हम बताए होंगे तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। देखो एक आता है एयर स्क्रबर और एक आता है आपका डस्ट कलेक्टर। देखो डस्ट कलेक्टर क्या है, डस्ट कलेक्टर है जो डस्ट को खींच लेता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, सुबह सुबह साफ करते हैं घर द्वारा, तो वैक्यूम क्लीनर से जो डस्ट हुआ है उसको खींच लेता है, फिर आप जाके बाहर फेंक दीजिएगा उसको। इसी तरह से जो मशीन होता है उसमें डस्ट कलेक्टर लगाए जाते हैं। जब डस्ट एक एरिया अमाउंट से ज़्यादा होता है तो उस डस्ट को खींच लिया जाता है उस मशीन के द्वारा, और फिर हम बाद में मशीन को साफ करके उस डस्ट को निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया डस्ट कलेक्टर। दूसरा होता है एयर स्क्रैपर। एयर स्क्रैपर क्या होता है, एयर स्क्रैपर को हम लोग कहते हैं एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर जिस जगह पे हवा में हल्का फुल्का डस्ट है जिसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, उस जगह में हवा को शुद्ध कर दिया जाता है ना, एयर को प्यूरीफाई कर दिया जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन उसमें से निकलता है तो प्यूरीफाई कर दिया जाता है, तो एयर प्यूरीफायर को ही एयर स्क्रैपर कहते हैं, ठीक है। चलो 214 रेगुलेशन नंबर में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, खाली बोला है ट्रेनिंग दिया जाएगा, रिमोट कंट्रोल वाला डिवाइस का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऐसे वैसे लंथपन बेकार का चीज़ है। चलिए अब आते हैं 215 रेगुलेशन नंबर पे, 215 पे आते हैं। 215 में भी आपका एक आध पॉइंट है छोटा मोटा, ठीक है, समझ लेते हैं। बूम एंगल जब चेंज किया जाएगा तो बूम एंगल लिखा जाएगा। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM एक फुल फॉर्म है जो पूछ सकता है, एक पॉइंट है OEM। OEM का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसका एक पूछ सकता है कि कभी भी मॉडिफिकेशन कराना है तो वही करेगा, है ना, सब नहीं करेगा। और दूसरा इसमें से एक पॉइंट निकलता है जो ऑपरेटर का सीट होता है, ऑपरेटर का सीट, ठीक है, वो आपका एक अर्गोनॉमिकली रहता है, अर्गोनॉमिक रहता है, ठीक है, मतलब उस जगह से हम चारों तरफ अच्छे से देख सकते हैं, कंफर्टेबल रहता है, ठीक। चलिए 215 में भी कौन पॉइंट नहीं है, 216 पे चलते हैं। काम का लाइक जो हमारा होगा वही तो पढ़ेंगे। 216 में भी आपका हाँ 216 में एक पॉइंट है कि पानी वाला अगर आप कर रहे हैं ड्रिलिंग, पानी वाला जगह पे पानी वाला सोर्स में ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ट्रैक माउंटेड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैक माउंटेड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। बाकी यही है, जो रन टेस्ट होगा, जो भी रन टेस्ट दिया जाएगा, रन टेस्ट होगा कोई मशीन को ठीक करने के बाद, वो ऑथराइज पर्सन करेगा, मैकेनिक करेगा, ठीक है, फिटर वाला करेगा, या जिसके पास टेक्निकल नॉलेज वही करेगा। तो कुल मिलाकर के इसमें भी कुछ ऐसा पॉइंट नहीं बनता है, एक हाथ बना तो वो बता दिए आपको। और लास्ट रेगुलेशन जो सामान्य सावधानियां हैं, सामान्य सावधानियां में कुछ भी पॉइंट नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं है। तो आई होप अब आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमको लगता है कि अगर एक भी क्वेश्चन आया इस चैप्टर से तो अब लगता है कि आप नहीं छोड़ेंगे, हमको भरोसा है आप पे। और देखो यार, लाइव अभी हम कराएंगे क्लास में भी, मंडे या ट्यूसडे से हम लाइव करते हैं क्लास। कुछ लड़का लोग बोल रहा है, देखो हम बताते हैं क्यों नहीं लाइव कर रहे, उसके पीछे का रीज़न बताते हैं। 75 to 80% ऐसे हैं ना इस ग्रुप में, जो पहले थे वो तो हट गए, लेकिन अभी 75 to 80% ऐसे लड़के हैं जो जॉब वाले हैं, जिसका कोई ना कोई शिफ्ट में जॉब रहता है या कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि जॉब है, कुछ ना कुछ काम है, जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान खोल के बैठे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसका शिफ्ट इधर उधर होते रहता है, उसको टाइम का बड़ा दिक्कत है। इसीलिए हम लाइव लेक्चर ले रहे थे, लाइव लेक्चर हम पिछले कुछ क्लास में ले रहे थे, देखे तो बड़ा ही कम आदमी आ रहा था, बड़ा ही कम व्यूज़ आ रहा था, मतलब बहुत ही कम, 4 10 गो 15 गो 20 गो आ रहा था। तो हम सोचे कि 10 गो 12 गो आ रहा है उससे लाइव तो लेंगे ही, ऐसा नहीं कि लाइव नहीं लेंगे, लाइव तो लेना ही है, ठीक है। लेकिन वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड भी हम डाल रहे थे ताकि आपका क्लास जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े। हमने कहा था 1 हफ्ता में आपका रेगुलेशन खत्म होगा, आज देखिए हम 16 चैप्टर तक, आपको 15 चैप्टर तक खत्म कर दिए, 16 बचा है, 17 बचा है, ठीक है। ये मात्र 2 चैप्टर रेगुलेशन का बचा है, ये भी हम खत्म कर देंगे। 1 हफ्ता भी हुआ नहीं है तो आपका ये पोर्शन भी खत्म हो जाएगा विद इन फ्यू डेज, मे बी 2 या 3 दिन में आपका पूरा रेगुलेशन खत्म हो जाएगा, 3 या 4 दिन मैक्सिमम लगेगा का रेगुलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग EMT पे चलेंगे, जो कि हम आपको बताएं कि पैरेलल क्लासेस चलेगा।
ईएमटी वॉल्यूम 1 का भी चलेगा साथ ही साथ, ईएमटी वॉल्यूम 2 का भी चलेगा साथ ही साथ। तो जो फ़ी नहीं दिए हैं, फ़ी दे दीजिएगा, क्योंकि इसको स्टार्ट करने से पहले हम ग्रुप का छँटनी करेंगे और एकदम सेलेक्टेड कैंडिडेट ही रखेंगे। हमको भीड़ नहीं बढ़ाना, हमको एकदम सेलेक्टेड कैंडिडेट चाहिए जो सीरियस है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सबको जय हिंद।